वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो बिल्कुल भी स्किप मत करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दें। एनाल्जेसिक आर गिवन, दर्द निवारक औषधि दी जाती है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, किस में दी जाती है? दर्द निवारक औषधि किस में दी जाती है? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, टू रिलीव पेन, दर्द से राहत देने के लिए दी जाती है। जो दर्द निवारक औषधियाँ होती हैं, एनाल्जेसिक औषधि जो दी जाती है वो टू रिलीव पेन, ठीक है, दर्द से राहत देने के लिए दी जाती है। तो चलिए हम नेक्स्ट एक्सप्लेन देखते हैं। यहाँ पे पीड़ाहारी अर्थात एनाल्जेसिक औषधियों का उपयोग दर्द को दूर करने में किया जाता है। जिसे एस्प्रिन पीड़ाहारी दवा होती है। एस्प्रिन जो होती है वो पीड़ाहारी दवा होती है। अधिक दर्द का अनुभव ना हो इसलिए मार्फिन हो गई, कोडीन, हीरोइन, ये सारी नारकोटिक्स औषधियाँ होती हैं, दवाएं होती हैं जो उपयोग करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। और ये औषधियाँ क्या करती हैं? नींद लाती हैं और बेहोशी भी उत्पन्न करती हैं। जो ये मार्फिन हो गई आपकी और कोडीन, हीरोइन, नारकोटिक्स औषधियाँ हैं, ठीक है, ये औषधियाँ नींद लाती हैं और बेहोशी उत्पन्न करती हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, पढ़े क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दें। फ्रेंड्स सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दें क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ मेड प्रोविजंस फॉर द रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, तभी आंसर दें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किए गए हैं? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ मेड प्रोविजंस फॉर द रिमूवल ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 में प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 124 में प्रावधान है किसको? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए। चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124(4) में है। भारतीय संविधान में इस प्रक्रिया को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में इस प्रक्रिया को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। अनुच्छेद 124(4) का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है, जीके से रिलेटेड है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। with which of the following amendments was Pondicherry incorporated into the Union of India? विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे विद लिख गया, सॉरी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट वाज पौंडीचेरी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा पांडिचेरी को भारत के संघ में शामिल किया गया था? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट वाज पौंडीचेरी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 14वां संशोधन, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया तथा इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव तथा पुडुचेरी के लिए विधानसभा तथा मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई है। वर्तमान 2021 में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ लिया करें।
जो एक्सप्लेनेशन है उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ा करें, क्योंकि कई क्वेश्चन इसे कंप्लीट होते हैं। भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में है। 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भारत में शामिल किया गया। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव तथा पुडुचेरी के लिए विधानमंडल तथा मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई है। और वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज इंक्लूडेड इन द preamble of the Constitution by the Act 1976? बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। 42वां संशोधन था, ठीक है। कह रहा संविधान की प्रस्तावना में जो 42वां संशोधन अधिनियम था 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द को शामिल किया गया था? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गेस करें। सभी फ्रेंड्स पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट होगा, सोशलिस्ट, ठीक है। ऑप्शन समाजवादी, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है। इसको 1976 में जोड़ा गया था 42वां संशोधन द्वारा, ठीक है। 1976 में इसको जोड़ा गया था, सोशलिस्ट तथा समाजवादी शब्द को। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़े क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ लें पहले, उसके बाद आंसर दें। द टेन्यूर ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज, बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। द टेन्यूर ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए आपका राइट होगा, 6 ईयर, 6 साल। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं। अनुच्छेद 80, ठीक है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होगी। राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होगी वो कितनी होगी? 250 होगी, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत 12 सदस्य होंगे। जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत 12 सदस्य होंगे तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम कितने? 238 प्रतिनिधित्व शामिल होंगे, ठीक है। प्रतिनिधि शामिल होंगे कितने? 238। और 12 जो होते हैं इनको राष्ट्रपति अपने मन से मनोनीत करता था, नियुक्त करता है। वर्तमान में राज्यसभा की प्रभावी संख्या जो है वो 245 है। 233 प्लस 12 है, ठीक है, 45 है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ये सभी को पता है कि राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। इस अर्थात इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 जो सदस्य हैं वो प्रत्येक दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे राज्यसभा की बात हो रही है, तो इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक दूसरे वर्ष, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है? पद मुक्त हो जाते हैं, अपना पद छोड़ देते हैं। इसके साथ ही इनके नए सदस्य चुने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। पढ़ें क्वेश्चन को, इसके बाद आंसर दें। ईच पर्सन क्रिएटिंग हिज या फिर हर ओन यूनिवर्स थ्रू हिज या हर परसेप्शन इज प्रेफर्ड टू एज, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। उसे क्या कहा जाता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी अनुभूति के माध्यम से अपने स्वयं के ब्रह्मांड का निर्माण करता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी पूछे गए क्वेश्चन है। तो बताएं
क्या होगा इसका राइट आंसर? उसे क्या कहा जाता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी अनुभूति के माध्यम से अपने स्वयं के ब्रह्मांड का निर्माण करता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक सोच। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं। रचनात्मक विचार व्यक्ति के मस्तिष्क की योग्यता होती है। रचनात्मक विचार व्यक्ति के मस्तिष्क की योग्यता होती है जिसमें व्यक्ति हमेशा कुछ नई चीज़ों का अन्वेषण करता है जो उसके अपने दिमाग के द्वारा रची गई होती हैं। ऐसे लोग हर चीज़ को अलग तरह से देखते हैं। इनकी हमेशा कुछ नया तरीका खोजने की चाह रहती है। ठीक है, लालसा रहती है इनकी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ें अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। हु प्रपोज्ड दी पॉपुलेशन थ्योरी? जनसंख्या सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? गेस करें। सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन को पहले पढ़ लें, उसके बाद आंसर दें। हु प्रपोज्ड द पॉपुलेशन थ्योरी? जनसंख्या सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, रॉबर्ट माल्थस ने रखा था। ऑप्शन ए आपका राइट है, रॉबर्ट माल्थस। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि रॉबर्ट माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। रॉबर्ट माल्थस, जो थॉमस रॉबर्ट माल्थस एक प्रसिद्ध 18वीं सदी के ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिन्हें जनसंख्या वृद्धि के दर्शन के लिए जाना जाता है, जो उनकी 1798 की पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में उल्लिखित है। इसमें माल्थस ने कहा है कि आबादी तब तक विस्तार करती रहेगी, जो आबादी वो तब तक विस्तार करती रहेगी जब तक कि विकास को रोक नहीं दिया जाता, तब तक कि विकास को रोक नहीं दिया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें क्वेश्चन को, बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। द बजट टू फोरकास्ट फ्यूचर सेल्स इज? भविष्य की बिक्री का अनुमान लगाने वाला बजट है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? द बजट टू फोरकास्ट फ्यूचर सेल्स इज? भविष्य की बिक्री का अनुमान लगाने वाला बजट कौन सा है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, रेवेन्यू बजट। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है, राजस्व बजट। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं कि राजस्व बजट भविष्य की बिक्री का अनुमान लगाने वाला बजट है। राजस्व बजट में राजस्व प्राप्तियाँ और इस प्राप्ति से किए जाने वाले व्यय शामिल होते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व जैसे आय कर, उत्पाद शुल्क आदि, और गैर कर राजस्व में जैसे कि ब्याज हो गए, रसीदें, लाभ आदि शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन को पढ़ें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें, जिससे हमें भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, और आपके लिए ही फ़ायदा है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे उतना आप ही का फ़ायदा है, आपकी तैयारी बेहतर होती है इससे। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लें, उसके बाद आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या विस्फोट का कारण नहीं है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। जनसंख्या विस्फोट का कारण कौन सा नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ओवर क्राउडिंग। ठीक है, अधिक भीड़ जो है वो जनसंख्या विस्फोट का कारण नहीं है, बाकी ये सभी जनसंख्या विस्फोट के कारण हैं। रिलीजियस बिलीफ एंड ट्रेडिशंस, ठीक है, धार्मिक विश्वास और परंपराएं, ठीक है, ये भी क्या है, जनसंख्या विस्फोट के बहुत बड़े कारण होते हैं। ठीक है, अर्ली मैरिज, ठीक है, बहुत जल्दी शादी कर दी जाए कम उम्र में। इलिटरेसी, निरक्षरता, ठीक है, अनपढ़ जो जाहिल होंगे लोग तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या विस्फोट करते हैं। ठीक है, ये सभी जितने भी ये कारण दिए गए हैं ये सभी जनसंख्या विस्फोट के कारण हैं। बाकी जो ओवर क्राउडिंग है, भीड़ है, जनसंख्या विस्फोट में नहीं आता है। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट के कारण में नहीं आता। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि भीड़ जो है, ओवर क्राउडिंग जो है, ये जनसंख्या विस्फोट का कारण के कारण सही नहीं माना जाता। ठीक है, ये ओवर क्राउडिंग जनसंख्या विस्फोट का सही कारण नहीं है। शेष अन्य जो हैं जनसंख्या विस्फोट में अहम भूमिका निभाते हैं। जल्दी या कम उम्र में विवाह हो जाना, धार्मिक आस्था, विश्वास और परंपरा का मानना, निरक्षरता, ठीक है, इलिटरेसी।
अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन को पहले पढ़ लें अच्छे से, उसके बाद ही आंसर दें। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इज लोकेटेड। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड। जो आपका IMF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, IMF का जो मुख्यालय है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो मुख्यालय है, वाशिंगटन DC में है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसके 189 सदस्य देश हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना है। वर्तमान में 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जिवा बुल्गारिया की रहने वाली हैं ये। ठीक है, ये वर्तमान में 2020 में बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंधक निदेशक है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। ये कहाँ की हैं? बुल्गारिया की हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को। द मेजरमेंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। किसी जनसंख्या के संस्थात्मक मान के मापन को क्या कहा जाता है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। गेस करें। द मेजरमेंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। गेस करें फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। पैरामीटर कहा जाएगा इसे, पैरामीटर। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि एक मापदंड अर्थात पैरामीटर एक मान है, आमतौर पर एक संस्थात्मक मान जो जनसंख्या का वर्णन करता है। एक पैरामीटर एकल माप से प्राप्त किया जा सकता है। एक जो पैरामीटर वो एकल माप से प्राप्त किया जा सकता है, अथवा वह जनसंख्या से माप के एक सेट से प्राप्त किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होती है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। गेस करें। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होती है। गेस करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। आंसर दें। तो फ्रेंड देखिए, सभी को पता है कि कौन सी जो धातु है वो तरल अवस्था में होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मरकरी जो है वो तरल अवस्था में होती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि जो पारा है, ठीक है, Hg, ठीक है, मरकरी धातु सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होती है। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 80 है। इसका उपयोग मापक उपकरणों थर्मामीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर में होता है। इसका मुख्य जो या प्रमुख अयस्क सिनेबार होता है। ठीक है, जो पारा है Hg, ठीक है, इसका जो मुख्य अयस्क है, प्रमुख अयस्क, इसे सिनेबार कहा जाता है। और इसके जो मापक जो उपकरण है, इनका उपयोग किस में किया जाता है। तो इसमें थर्मामीटर में किया जाता है। Hg जो होता है आपका पारा, इसको थर्मामीटर, बैरोमीटर और मैनोमीटर में किया जाता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लें अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को पहले पढ़ें अच्छे से, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल एंड अदर फ्यूल्स इन हाउसेस एंड द फैक्टोरियल्स इज कॉल्ड। बताएं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे फैक्ट्रीज है, ठीक है, फैक्ट्रीज, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल एंड अदर फ्यूल्स इन हाउसेस एंड इन फैक्ट्रीज इज कॉल्ड। घरों और फैक्ट्रियों में कोयले, तेल तथा अन्य ईंधनों के जलने को क्या कहा जाता है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर दिया करें, जिससे बेहतर तैयारी हो सके, हमें भी पता चल सके आपकी तैयारी कैसी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, कंबेशन, ठीक है, दहन। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं। घरों और फैक्ट्री में ईंधन, तेल और कोयले के जलने को दहन कहा जाता है।
इस प्रक्रिया में जलने वाले पदार्थों का वायु ऑक्सीकारक द्वारा जल जाने की क्रिया को दहन कहा जाता है। दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्पन्न होती हैं। आम दहन के बाद उत्पाद में गैसों के द्वारा प्रदूषण भी फैलता है इनसे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। अच्छे से पहले पढ़ लें, उसके बाद आंसर दें। लास्ट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से पढ़ें। द सर्जिकल प्रोसीजर डन टू रिलीव प्रेशर इन कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आंसर दें। द सर्जिकल प्रोसीजर डन टू रिलीव प्रेशर इन कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में दबाव को कम करने के लिए कौन सी शल्य प्रक्रिया की जाती है? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, फेसियोटॉमी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा, फेसियोटॉमी। अब यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम में दबाव को कम करने के लिए फेसियोटॉमी शल्य क्रिया, ठीक है, शल्य क्रियात्मक प्रक्रिया को किया जाता है। इस प्रक्रिया में दबाव को कम करने के लिए सर्जन कटिंग के द्वारा त्वचा को खोलकर फेसिया को दाब से मुक्त कर देते हैं।